बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, मलिक साहब आज ज़रा तबीयत की नासाजी की वजह से अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह ये जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। पाकिस्तान में आज दो खबरें बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर दोनों खबरों की बात करें तो एक नवाबशाह का ट्रेन हादसा है जहां कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। वहीं पर दूसरी खबर ज़रा मुस्बत है जहां पाकिस्तान ने खेलों को सियासत से दूर रखने का फैसला किया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हिंदुस्तान जाएगी। गो के सिक्योरिटी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात अब भी पाकिस्तान के बरकरार हैं, लेकिन ये दोनों खबरें जो है ये आर्जी हैं। इन्होंने कुछ अरसे हम पर अपना एक असर छोड़ना है और उसके बाद ज़ायल हो जाना है, चाहे वो गम की खबर हो या चाहे वो खुशी की खबर हो। लेकिन जो खबर हम पर बड़ा इम्पैक्ट रखती है वो पाकिस्तान की सियासी खबर होती है। आज बात करेंगे उस सियासी खबर पर। अगर चंद हफ्तों कबल का सियासी बयानियां सुनते हैं तो ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक नाअहल नहीं होते उस वक्त तक मुल्क में इंतखाबात पर सवालिया निशान लगा रहेगा। जब गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि तोशाखाना केस में उनकी नाअहली हुई तो उसके फौरी बाद हमें यह भी नजर आया कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि नई हल्काबंदियों का मतलब यह है कि 4 से 6 माह मजीद लगेंगे। और अगर 9 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो आइन के तहत नवंबर में इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है तो उसी आइन के तहत यह भी कदगन है कि इंतखाबात जो होंगे वो नई हल्काबंदियों के तहत होंगे। अब इस सारी सूरत हाल में क्या इंतखाबात नवंबर में होने जा रहे हैं या अब भी उस पर सवालिया निशान बरकरार है? निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस पर अब भी सवालिया निशान बरकरार है। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शरीक गुफ्तगू होंगे, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी रहे, तजिया निगार, नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इम्तियाज़ गुल साहब से। इम्तियाज़ साहब, खासकर अगर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनकी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर और इंतखाबात का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? उसे मेरा ख्याल है कि अब तो हमें इमरान खान या पीटीआई के मुस्तकबिल की फिलहाल मौजूदा हालात में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसे निज़ाम में जहाँ पे निज़ाम के बाकी सही। तमाम मोहरे उसके एक पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, एक शख्स के ख़िलाफ़ हैं और उसकी पार्टी के कुछ नुमाइंदे एक आज पेशावर में एक बाई इलेक्शन भी हुआ है, उसमें अब तक बज़ाहिर जितने भी अक्सरियत जो नताइज आए उसके मुताबिक पीटीआई का नुमाइंदा 6-7 हज़ार के वोट से जीत रहा है। अब अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जो हालात हैं उसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया है। उसूल, ज़ाब्ता, कानून, कोई अखलाकी अक़दार मुझे उसका इस वक्त उसमें प्ले नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम तरफ़ों कोशिशों का मरकज़ एक ही है कि एक शख्स और एक पार्टी कर दी गई है और एक शख्स को जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद तो सबके लिए खुला मैदान है, जब मर्जी इलेक्शन करवा लें। बिल्कुल ठीक। लगारी साहब, आप एग्री करेंगे इम्तियाज गुल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब ये बेमायनी सा सवाल हो गया है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मेरा ख्याल भी ये है कि अब ये तासुर है वो खत्म हो रहा है कि जो पिछले 14-15 महीनों तक हावी था कि लाडला भी लाडला है। खासतौर पर 9 मई के बाद तो ये तासुर ज़ाहिर होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तासुर मौजूद था कि सिस्टम में इनके बचाने वाले, इनके तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और इनको जो इनकी हर गलती को ठीक मानने वाले अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सिस्टम में मौजूद हैं। तो ग्रेजुअली इनके जेल जाने से ये तासुर ज़ाहिर होगा कि ये नाकाबिल तस्खीर नहीं है। समझा ये जा रहा था कि ये नाकाबिल तस्खीर हैं, आप किसी को भी कुछ कर सकते हैं, आप जेलों में डाल सकते हैं 12 साल 14 साल, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इनसे कुछ करेंगे तो फिर इनके दिफा के लिए आ जाएगा, सिस्टम के लोग आ जाएंगे और उनको बहुत मोहब्बत से, प्यार से कहेंगे गुड टू सी यू, और फिर उनको साथ लाकर बिठा देंगे और फिर ये कहेंगे कि जाओ भाई 10 का मेहमान भी साथ ले जाओ और वहां पर मजे करो, रात को गपशप करो, सुबह वहां चले जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर ये तासुर ज़ायल होता है तो ये सारी की सारी जो ख्वाब देखने वाली मखलूक है वो हट जाएगी, छट जाएगी और वो नहीं रहेगी और लोग इस तरह से
उनके साथ नहीं रहेंगे और असल आदमी सामने आ जाएगा। ये तासुर खत्म हो रहा है कि सुल्तान सिकंदर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुल्तान सिकंदर बस सुल्तान सिकंदर है, इसके आगे कोई चीज नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं ठीक। लगारी साहब, आपने कहा कि तासुर जायल हो रहा है। इम्तियाज गुल साहब ने जो बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि ये सवाल अब अहम नहीं रहा। जो आप नहीं सुन सके, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकता। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, दोनों मेहमानों की आपने बात सुनी, इम्तियाज गुल साहब की, नज़ीर लगारी साहब की। आपके ख्याल में क्या अब सवाल बेमायनी है या वाकई तासुर जायल हो रहा है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो एक क्लाउड या परसेप्शन बना हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेमानी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि नशेब व फराज आते हैं, लेकिन उसके बाद सियासी कुव्वतें जो होती हैं वो इतनी आसानी से जो है वो दबाई नहीं जाती। हाँ, कुछ अरसे के लिए वो पसे पुश चली जाती हैं, कुछ अरसे के लिए उनके मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कुव्वतों का क्या किरदार है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो मेरी इतलात हैं उसमें जो साबिक शेडो होम मिनिस्टर थे डोमिनिक ग्रीव, जो कि 2008 और 2009 के अंदर थे और अटॉर्नी जनरल हो रहे बरतानिया के, वो बहुत एक्टिव हैं और वो जैक गोल्डस्मिथ के साथ जो है मिलके एक दबाव कायम कर रहे हैं, एक लॉबिंग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। चंद दिनों में आपको इसका वाज़े भी आ जाएगा। लेकिन बाहर अब्दुल्ला भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या आप कह रहे हैं कि ये बराह रास्त पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या किसी दोस्त मुल्क की भी मदद ली जा रही है? नहीं, पाकिस्तान को बराह रास्त जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा। दोस्त मुमालिक तो जो दो थे, एक सऊदी अरब और एक UAE, उनको बाकायदा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई और उनको ये तक कहा गया कि हमें जहाज भिजवा दिया जाए और हमारे से हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। ये बिल्कुल बातें, खैर वक्त बताएगा बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन दोनों दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को ये करार दे के इससे दूरी इख्तियार की। अब आप जरा अमेरिका का बयान देख लें कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामलात है और हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बड़ा अहम बयान है। इसका मतलब यह है कि जो 9 मई के वाकयात थे वो एक इंटरनेशनल बिल्कुल सोच समझ के मामलात किए गए थे और बरतानिया का एक बड़ा किरदार रहा। 2008 के अंदर, आपको 2018 में जब खान साहब वजीर आजम बने थे और 18 अगस्त को उन्होंने हलफ लिया था, तो 21 तारीख को जो है उनके होम सेक्रेटरी जो थे, यानी कि होम मिनिस्टर जो थे, वो पाकिस्तान आ गए थे। तो 3 दिन में कौन सा होम मिनिस्टर जो है, क्योंकि इतना तो दफ्तर खारजा में टाइम लगता है, जाना होता है, लेटर होना होता है, सर्टन प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसका मतलब है ऑलरेडी ये सारा तय था। और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री, अच्छा अब्दुल्ला इस पर आगे आपसे बात करेंगे कि खान साहब को अगर रिलीफ मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है। आपने बहुत अहमियत की आमिल गुफ्तगू की है। इम्तियाज गुल साहब, आपके ख्याल में जो सजा हुई है, आप चूंकि चीजों पे गहरी निगाह रखते हैं, अदालती कार्रवाई पर क्या कमेंट करेंगे? आपके ख्याल में जो सजा का तरीकाकार था वो दुरुस्त था या आप समझते हैं कि नहीं, दुरुस्त नहीं था? देखिए, हम कोई वकील नहीं है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने, जो बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, उन्होंने 3-4 बातें उसमें वाजे की हैं ट्विटर के जरिए। और इसी तरह दूसरे वकला ने बशमूल एतजाज हसन के अपना एक मौक़िफ़ दिया है और मिलता जुलता मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट बार ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है गुल साहब जी। साथ में उसके डॉन के अखबार का एडिटोरियल भी है, तो उन तमाम को अगर मिला के पढ़ लें तो उससे ये जाहिर होता है कि इतना हल्का, इतना जल्दी में दिया गया का इंसाफ के तकाज़ों को रोकने वाला फैसला कम से कम पाकिस्तान की जुडिशल तारीख है उसमें कम हुआ है, कि जिसमें आप डॉन अखबार के एडिटोरियल में इतना भी लिखा है कि मामूली टेक्निकल गलती की वजह से मैक्सिमम सजा किसी को देना इंतहाई ज्यादती की बात है, और ऐसी ज्यादती जो कि नवाज शरीफ के साथ की गई थी। और फिर उसके अलावा दुनिया की तारीख में, अदालती तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि मुल्जिम 4 गवाह पेश करना चाहता है और जज कह देता है कि नहीं, मुझे इनमें से गवाह कोई भी कबूल नहीं है। यानी इसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रावेंशन ऑफ डिमांड जस्टिस।
कि आपने पूरा उसको जो इंसाफ का तकाजा है उसको तलपट कर दिया मुकम्मल तौर पे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ जो फाजिल वकला ने कहा है, जो डॉन अखबार के एडिटोरियल में आया है, वही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। लगारी साहब, आपने अगर गुल साहब की आवाज़ सुनी हो, आप तक आई हो, आपने भी माजी में भी मुकदमात देखे हैं, आप दोनों ने माशाल्लाह से, गुल साहब ने भी, इम्तियाज़ गिल साहब ने भी, आपने भी, तो माजी में भी हमने देखा है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जब मुकदमात होते थे तो इसी स्पीड से चलते थे, चाहे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का दौर हो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब मुकदमात भुगते, आसिफ अली जरदारी या फिर मियाँ नवाज शरीफ ने। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने भी वही सब कुछ फेस किया है जिसको वो सपोर्ट करते थे? बात यह है कि इमरान खान साहब की एक खासियत सबसे बारी ले गई है, सबसे आगे चले गए वो, और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वो मुकदमे से फरार के लिए कमाल करते थे। इल्तवा दे दिया जाए, मुझे इस्तिस्ना दे दिया जाए, मुझे पेशी से मना कर दिया जाए, मैं पेश नहीं हो सकता। 43 इसकी समातें हुई हैं, समरी ट्रायल नहीं था ये कि 6 पेशियां हुई और सजा दे दी, और ये मामला पिछले साल से चल रहा है। और उसके बाद इसके ऊपर कितनी पेशियां हुई हैं? हाँ जी शाहिद साहब, 14 महीनों से मैंने कहा चल रहा था केस। जी 14 महीने मैंने कहा लगारी साहब 14 महीनों से केस चल रहा था। के अंदर इतनी रुकावटें डालेगी जी, इतनी रुकावटें डालेगी जितनी बीआरटी में डाली गई, जितनी हेलीकॉप्टर केस में डाली गई, जितनी मालम जब्बा केस में डाली गई, जितनी और चीजों में डाली गई थी। किसी कोई चीज मिच्योर होने से पहले ये जाकर दरवाजे पर पहुंच जाते, नहीं जनाब इसको मुलतवी करें, नहीं जनाब इस पर स्टे दे दें, नहीं मुझे इस्तिस्ना दे दें, मैं हाजिर नहीं हो सकता और मुझे पेश ही नहीं होना है, मैं पेश नहीं होऊंगा। और वकील एक दरखास्त, दूसरी दरखास्त, अगर कोर्ट ने शार्ट ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट के वापस, हाई कोर्ट ने वापस भेजा, फिर एक और दरखास्त। ये इस तरह से चलाते रहे हैं मुकदमे को। मैंने केस से फरार होने वाले किसी सियासी लीडर को इस तरह से फरार होते नहीं देखा जिस तरह ये फरार होते। वो केस को सीरियस ही नहीं ले रहे थे, वो समझ रहे थे कि मैं पेश नहीं होऊंगा तो इसी तरह से चलता रहेगा मामला। तो जाहिर है कोर्ट ने उसके बाद जो एविडेंसेस मौजूद थे उसके तहत उसने फैसला सुनाया और वो फैसला हो गया। सही। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो बात लगारी साहब ने की केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स, और उन्होंने खासकर हवाला दिया मालम जब्बा या बीआरटी या फिर हेलीकॉप्टर केस का, उस जमाने में हम देखते थे कि उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिल भी जाता था, केसों की समातें रोक दी जाती थी, इंक्वायरीज रोक दी जाती थी। आपके ख्याल में इस बार सिर्फ इतना ही मुख्तलिफ हुआ है कि वो इंक्वायरीज या जो समातें हैं उन्हें रोकने का जो सपोर्ट उन्हें गुज़िश्ता हुकूमत में हासिल था वो अब हासिल नहीं था, जिसके नतीजे में उन्हें तोशाखाना के केस में सजा भी हुई और नाअहली भी हुई? देखिए, बात यह है कि सिर्फ मसला ये नहीं है 14 माह केस चला, उसके अंदर ये 3 माह का टोटल मुकदमा बनता है। माहिर कानून जो है वो ये बताते हैं, और उसके अंदर 8 महीने पीटीआई के जो मुखला थे वो क्योंकि तेल देख रहे थे, तेल की धार देख रहे थे, अवामी दबाव था, सड़कों के ऊपर लोग थे और एक अजीब हैजानी कैफियत तारी थी पूरे मुल्क में, तो वो इसको समझ रहे थे कि हम ये मामलात को बहुत आराम से ले लेंगे। ना उसके अंदर कोई शवाहिद पेश किए जा रहे थे, ना उसके अंदर जो है कोई बाकायदा गवाहान पेश किए जा रहे थे, मुतअद्दिद मौके दिए, ले तो लाल से काम लिया। ये एक रियलिटी है, ये खुद पीटीआई के वकला जो है वो कह रहे हैं कि हमने 8 महीना ले तो लाल से काम लिया। अब दूसरा इसके अंदर एंगल ये है कि अभी जो तो अब्दुल्ला साहब जो लगारी साहब ने लाडले वाली बात की थी वो वाला फैक्टर वो यूज करना चाह रहे थे। जी, लाडले वाला वो समझ रहे थे कि गालिबन इदारों के अंदर उनको बहुत कोई सपोर्ट आ जाएगी, जिसका मुख्तलिफ जो पाकिस्तान से भगोड़े जो थे, जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े चैंपियन बने हुए थे, वो लोगों को झूठ बता रहे थे। वो अगर देखें ना, बात सीधी सी है, अगर 9 मई जो था एक प्लान्ड इवेंट नहीं था तो फिर कल जब गिरफ्तारी हुई तो कितने लोग निकले, ये बात है सोचने वाली। इसका मतलब है कि 9 में बिल्कुल एक प्लान्ड इवेंट था। बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। तो उसका एक अब्दुल्ला, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो तीनों मौजूद मेहमानों से जरा बात करेंगे कि केयरटेकर गवर्नमेंट कैसी होगी और कितने दिन चलेगी, अक्टूबर या नवंबर तक चलेगी या फिर 2023 में भी केयरटेकर रहेगी और 24 में इंतखाबात की बात होगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम तोशाखाना केस, इमरान खान साहब का फ्यूचर और उनके साथ जो बिहेवियर या जो भी जैसे कहते हैं रवैया अदालतों में था, उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं केयरटेकर सेटअप की। इम्तियाज़ गुल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। इम्तियाज़ साहब, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत के लिए जितने भी नाम अब तक हम सुन रहे हैं, बहुत से नाम हो सकता है हकीकी हों, बहुत से ख्वाहिशें भी हो सकती हैं, इम्तियाज़ गुल साहब को अपने सहाफ़ती तजुर्बे में निगरान वज़ीर आज़म के लिए कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नज़र आता है? देखिए, इतनी गैर जरूरी तौर पे स्पेकुलेशन हमें करने की क्या जरूरत है। यानी जिन लोगों ने निगरान वजीर आजम बनाना है, वो अभी तक उन्होंने जेब में अपना वो कार्ड या नाम रखा हुआ है। और कई लोग होते हैं, जाहिर है 3 महीने की वजारत उज़्मा या वजारत आला भी उनके लिए बड़ी अजीज होती है अपने प्रोफाइल बढ़ाने के लिए, तो वो नाम फैला देते हैं। उसमें हमें नहीं मालूम कि GHQ की क्या प्रेफरेंस है, और ये हमें नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब किसको चाहते हैं। अलबत्ता जिस अंदाज में पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वजीर आला आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, तो उससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि इन लोगों के नज़दीक निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आज़म का जो तस्वुर है, वो उन्होंने अपनी इनके जहन की इख्तरा है, अपने अंदाज में उसकी वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इन्हें अपने इंतहाई करीबी दोस्तों को लेकिन इम्तियाज साहब सॉरी, इम्तियाज साहब सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। पंजाब में हमने देखा कि वजीर आला जो अपोजिशन लीडर थे, उनके दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका। मोहसिन नकवी साहब का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। लेकिन KPK की हद तक हमें याद पड़ता है कि अकरम खान दुरानी साहब, महमूद खान साहब, परवेज खटक साहब मुस्कुराते हुए बैठे और केयरटेकर चीफ मिनिस्टर का फैसला किया। वो पॉलिटिकल लोगों का फैसला था, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं था। जी, लेकिन उनके ऊपर जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, असल में तो हुकूमत वो चला रहे हैं। वो 80-82 साल की उम्र में आजम खान साहब की ना कोई हैसियत है अमली, ना वो कोई अहकामात दे सकते हैं। असल अहकामात गवर्नर हाउस। इससे पहले निगरान हुकूमत या निगरान वजीर आला या वजीर आजम के तस्वुर का कत्ल हो चुका है। आईन 14 मई को जब इंतखाबात नहीं हुए हैं, उस दिन मेरा दफन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूंकि उस दिन अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस दिन जो आईन, कानून, ज़ाब्ते, ये तमाम बेमानी होकर रह गए। बामानी सिर्फ एक ही बात है कि वो लोग जो असल में हुक्मरान, होता वही है जो वो चाहते हैं। आप हम जो जितनी मर्जी बात कर लें, जितना मर्जी यहाँ पे वक्त ज़ाया कर लें, लेकिन हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो बर नहीं, हम जो मर्जी कह रहे हैं। चलें, ठीक। लगारी साहब, आप गुल साहब से एग्री करेंगे? दोनों गुल मेरे अजीज हैं। मैं अब्दुल्ला हमीद गुल भी और इम्तियाज गुल भी मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, और इख्तलाफ राय की कोई बात नहीं है। लेकिन काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला अपने हाथ में लिया था और 1 मार्च को फैसला दिया था, तो फैसले में सरीहन तारीख देकर, जो बाद में दी गई, वो तारीख देकर कहा जाता कि जनाब 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। 90 दिन 14 अप्रैल को या उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले इलेक्शन करा दिए जाएं। अगर ये फैसला होता तो मेरे ख्याल में ये सरी फैसला होता, और उसको हम कहते हैं कि जनाब एक नस्से सरी आ गई है और इसमें हम आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का फैसला लिखा और 90 दिन के फैसले में गुंजाइश रखी कि आगे ले जाएं, तो आगे ले जाने वाले जो है वो तो 106 दिन आगे ले गए। जब आपने 106 दिन तक ले जाने का जो है वो मान लिया, और तो उसके बाद आपको खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि 206 दिन तक भी मानना पड़ता, फिर तो कुछ और आगे चला तो भी मानना पड़ता। अगर 90 दिन आइन में लिखे तो आप 90 दिन के अंदर अंदर का फैसला देना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था, लगारी साहब यही एडिशनल क्वेश्चन ले लें कि अगर अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला हो चुका है, पंजाब और KP की प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है, तो आपको लग रहा है कि ये जो आने वाला नवंबर है वो भी इंतखाबात का महीना होगा, या फिर इस साल आपको इंतखाबात ही नजर नहीं आते? नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नवंबर को ही होने चाहिए। अगर इंतखाबी फहरिस्तें और इंतखाबी हलकों की डिमार्केशन का मामला है, तो इसके लिए इतना लंबा वक्त नहीं चाहिए है।
कल फ्लोर ऑफ द हाउस में सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि हम इसको बनाकर दे देते हैं आपको, ये शेड्यूल के मुताबिक तैयार हो सकता है सारा कुछ, और इंतखाबी फहरिस्तें भी बन सकती हैं और इंतखाबी हल्का बंदियां भी हो सकती हैं, तो उसके अंदर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इसके साथ रहना चाहिए। इससे ज्यादा एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को इससे ज्यादा उसकी बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। सही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके ख्याल में जो निगरान हुकूमत है उसका एक जो हमें तस्वुर नजर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने डे टू डे अफेयर्स चलाने, लेकिन पंजाब और केपी में डे टू डे अफेयर्स लंबे हो चुके हैं। मरकज में एक बताया जाता है, लगारी साहब कह रहे हैं कि मतलब किया जा सकता है, नवंबर में इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन एक थॉट ये मौजूद है कि 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपको लग रहा है कि नवंबर में इंतखाबात हो रहे हैं, या फिर आपको भी निगरान सेटअप पंजाब और केपी की तरफ मरकज, सिंध और बलूचिस्तान का तवालत पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अंदर इतने फ्लॉज आ गए हैं और आम आदमी को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, और लोगों का इस सियासत पे से भी एतबार उठ गया हुआ है और हुकूमत से भी उठ गया हुआ है। लोगों का इंसाफ देने वाले इदारों से भी जो है आदम एतमाद है, और मुआशी निज़ाम पे भी एतमाद नहीं रहा। इसलिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वक्त की जरूरत है। बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन जहाँ तक निगरान हुकूमत की बात है, निगरान हुकूमत तो इन सब की मर्जी से जो है वो तवालत इख्तियार कर रही है। ऐसे ही है जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है एक तरफ तो बिल्कुल अपना जो है वो बैड बॉय बने हुए थे और वहाँ मुस्लिम लीग नवाज के साथ बिल्कुल दूर थे, और आपस में जो है तुंद तेज जुमलों का तबादला हो रहा था। लेकिन जब आया तो उन्होंने कहा जो पार्टी की आदत कहेगी तो मैं निगरान वजारत उस्मा जो है कबूल कर लूंगा। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी है, वो एक तरफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो कागज फाड़ देती है, लेकिन असल हकीकत यह है कि इन सब की मर्जी और रजामंदी से इलेक्शन डिले हो रहे हैं, क्योंकि सबको तैयारी के लिए वक्त चाहिए। इनके पास अब्दुल्ला साहब, ये जवाब अब्दुल्ला साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए जी, जी, तो इसके अंदर एक और पहलू है वो बड़ा अहम है, और वो ये है कि माजी में तो खान साहब की हुकूमत जो है वो नून लीग पे इल्जाम धर देती थी, नून लीग वाली पीपल्स पार्टी पे धर देती थी। अब तो पीडीएम की हुकूमत है। अब मुआशी हालात का खराबा जो है वो किसके ऊपर डालेंगे? वक्त चाहिए इन सबको। सही। अब्दुल्ला साहब, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। निगरान वजीर-ए-आज़म के मामले पे इम्तियाज गुल साहब ने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा पॉलिटिकल लोगों की जरूरत क्या है, और उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्जों में कहा कि जीएचक्यू की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको देखना होगा। आप बड़े बाखबर हैं, आपके ख्याल में सियासी लोग अपना फैसला कर लेंगे या उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का इनपुट शामिल होगा? देखिए, मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट अहम है, और खास तौर पे जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल है और जो मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, और जिस तरीके से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन अरूज पे है और ये भी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है, और जो कि 9 मई को हमने देखा, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट को इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए? क्या उनकी रजामंदी इसके अंदर एक क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? तो फिर मेरे ख्याल में कोई मजाका नहीं है। अगर मुल्क की बेसिक फैसले हों तो कोई मजाका नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अभी जितने भी नाम आपको आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इन नामों के अंदर कोई ज्यादा जो है वो आपको एक, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में जिनका नाम ज्यादा आता है वो होते नहीं है, और जो नहीं होते आपको पोटेंशियल कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे? आपको पोटेंशियल कैंडिडेट नजर आ रहे चाहिए, वो आप हो जाएंगे। हो सकता है जो लगारी साहब। अब्दुल्ला भाई एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में है। अब्दुल्ला हमीद गुल ने बहुत अहम बात कही और उनकी गुफ्तगू से जो तासुर मिला
कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए आ सकता है और ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं। और एक बात अहम उन्होंने कही और इम्तियाज़ साहब ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कही, बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी फैसले हैं उसके लिए सियासी लोगों का और इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पर रहना मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे, खासकर इमरान खान साहब की नाअहली के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि हमने देखा था कि मियां नवाज शरीफ जब नाअहल करार दिए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने बैठकर यह फैसला किया था कि वो पार्टी सदारत के लिए भी अहल नहीं है। तो अब इमरान खान साहब की भी तोशाखाना में नाअहली हो चुकी है। तोशाखाना के केस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके डिलेइंग टैक्टिक्स, सारे मामलात को कानूनी लोग देख सकते हैं, लेकिन क्या नाअहली के बाद अब इमरान खान साहब भी पीटीआई से माइनस होने जा रहे हैं? इम्तियाज़ गुल साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये मामला उसी तरफ जाएगा जैसे मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत से हटाए गए थे, इसी तरह इमरान खान साहब को भी आने वाले दिनों में हटाया जाएगा? देखिए, हम क्या भोली बातें हम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया तो क्या वो सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए थे? वो वहां से बैठ के हमारी काबीना के इजलास लंदन में होते रहे। हमारे मौजूदा वजीर आजम लगातार 4 चक्कर तो लगाए हैं उन्होंने लंदन के। तो लिहाजा किसी सियासी शख्सियत को महज टेक्निकल बुनियादों पे और इस किस्म के ड्यूबियस के मुकदमे में नाअहल करार दे के अगर कोई ये समझे कि उनको हमने सियासी मुस्तकबिल खत्म कर दिया है। नवाज शरीफ साहब के साथ तो 2 दफा ये हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी उनको बाहर भेजा, तो इस तरह बाद में ये पनामा के हवाले से भी वो डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन आज भी वो माशाल्लाह तंदुरुस्त और तवाना है और उतने ही घन गरज के साथ पाकिस्तान की सियासत के फैसले कर रहे हैं, भले वो लंदन में बैठे हों। तो हमें एकदम ये जंप नहीं करना चाहिए फैसले की तरफ कि जी बस इमरान खान का मसला, उसकी पार्टी खत्म हो गई। पार्टी खत्म की गई मुख्तलिफ तरीकों से, वो सबको मालूम है और आपको भी मालूम है। लिहाजा हमें सवाल भी इस तरह से फ्रेम करने चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा वजाहत हो सके कि क्या वाकईतन ये ऑर्गेनिकली एक पार्टी खत्म हुई या उसके लिए कोई ऐसे जरा इख्तियार किए गए कि जिसकी वजह से वो खत्म होने की बजाय उसकी मकबूलियत या उसकी कबूलियत जो है उसमें मजीद इजाफा हुआ है। सही सही। इम्तियाज साहब, बहुत अहम बात आपने कही और मैंने इसीलिए सवाल आपके सामने यही रखा था कि नवाज शरीफ साहब को इसी तरह पार्टी सदारत से हटाया गया। वही द सेम म्यूजिक इज गोइंग टू फेस इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही है। तो यही सारा हमारे पॉलिटिकल लोगों का अलमिया रहता है कि जब उनकी अपनी बारी अपोजिशन की होती है तो उस वक्त उन्हें तमाम उसूल याद आते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में होते हैं तो उन्हें यही इखलाकियात, यही मॉरल ग्राउंड्स याद नहीं आते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपके ख्याल में जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि माइनस नहीं किया जा सकता चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मिसाल दी और उन्होंने जो दलील दी वो बहुत अहमियत की आमिल है कि अहम फैसलों में मियां नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। तो नज़ीर लगारी साहब को वही कैसेट जो है रिप्ले होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मियां नवाज शरीफ का और अपना इमरान खान साहब का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीआई के जो मौजूदा या साबिक जो भी साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो और नवाज शरीफ के मामले में कोई ममासलत नहीं है। उनके पास एक पार्टी थी, एक बहुत बड़ा असासा उनको मिला था जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 10-11 साल तक परवान चढ़ता रहा, जो मजलिस शूरा की सूरत में, उनकी काबीना की सूरत में, उनके जो है वो क्या कहते थे ओपनिंग बैट्समैन की सूरत में या किसी और सूरत में, वो सारे का सारा असासा उनको मिला, उनकी मीरास में आया। यानी यह राजा ज़फरुल्लाह आज तक उनके साथ हैं। गुलाम दस्तगीर खान साहब के साहबजादे खुर्रम दस्तगीर आज उनके साथ हैं। आपा निसार फातिमा के बेटे जनाब एहसन इकबाल आज उनके साथ हैं और इसी तरह से ख्वाजा मोहम्मद सफदर के बेटे ख्वाजा आसिफ आज उनके साथ हैं। इस तरह से मैं आपको बहुत से नाम गिनवा सकता हूँ कि जो लोग इस 10-11 साल में पावर उसमें रहे, पावर सेंटर में रहे और बहुत ताकतवर रहे, वो उनको असासे के तौर पर मिले। इनके पास क्या था? इनको तोड़ तोड़ कर लोगों को यहाँ से वहां से पकड़ कर इनकी बास्केट में डाले गए और वो लोग डाले गए हैं जो दूसरी जगहों पर। लगारी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो लोग मिले वो आखिर तक उनके साथ रहे। एक आर्ग्यूमेंट ये भी डेवलप किया जाता है कि 2014 के बाद उसी तरह जैसे किसी जमाने में जिया साहब ने जो है अपने तमाम फ्रूट्स जो है मियां साहब के बास्केट में डाले, 2014 की इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम फ्रूट्स इमरान खान साहब की बास्केट में डाले। तो व्हाट इज डिफरेंट इन दोनों में, क्या आपके ख्याल में मुख्तलिफ है?
ये अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुए थे और इनको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाकर उनको भी किया गया। ये नहीं है कि उनको नहीं किया गया, मैं कहता हूं कि उनके साथ भी बहुत रियायतें की गई, बहुत उनके साथ भी मराहत की गई, उनको भी बहुत कुछ दिया गया और बहुत कुछ इधर उधर से छीना गया और इनको उनके हवाले किया गया। इनके साथ क्या हुआ है, पार्टियां चलती हुई, उम्मीदवार लोगों को कहा कि अपने वापस करो अपने टिकट और जाओ इनके साथ, और उनको बाकायदा कहा गया जनाब आओ बैठो और यहाँ पर तुम्हें एक सरायकी सूबा महाज बनाओ, और फिर सरायकी सूबा महाज बनाकर फिर कहा गया कि जाओ पीटीआई में शामिल हो जाओ, फिर जाओ एग्रीमेंट करो, फिर वहां जाकर एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर किया गया और कहा गया कि जनाब हम 100 दिन के अंदर अंदर सरायकी सूबा बनाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर आपने देख लिया, फिर वही लोग जो थे वो भागते फिर रहे थे, आगे आगे लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, वो सवाल सुनने को तैयार नहीं थे। कहाँ है खुसरो बख्तियार, कहाँ है शाह महमूद कुरैशी, कहाँ है वो उस्मान बुज़दार जो लाइन लगाकर जाकर पीछे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि जनाब हमें अलग सूबा चाहिए और लगारी साहब उस्मान बुज़दार और खुसरो बख्तियार साहब को तो इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? वो वाइस चेयरमैन है और अगर इमरान खान साहब, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगर जैसे मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया, तो अगर इमरान खान साहब को भी हटाया जाता है तो आपको मुल्तान के पीर साहब जो है ना वो आगे कौमी असम्बली में खान साहब को और पार्टी में रिप्लेस करते हुए नजर आते हैं? मैं सिर्फ एक बात करता हूं, जब मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो कराची में एक शख्स रीगल चौक पर निकला था और उसके साथ 200-400 बंदे भी थे। आपको याद हो ना याद हो, मुझे याद है कि जिस तरह से मुशाहिदुल्लाह खान ने रीगल चौक पर जाकर मुजाहरा किया था उस जमाने, और मुशाहिदुल्लाह खान ने जाकर मुजाहरा किया था और साबित किया था कि अगर कंसिस्टेंसी हो, अगर जमकर खड़ा होना हो तो फिर जमकर खड़ा हुआ जा सकता है। कौन? शाह महमूद कुरैशी अगर घर से बाहर निकल आते तो उनके मुरीद उनके साथ जमा होते, 500 आदमी तो एक मिनट में उनके साथ जमा होते, उनके मुलाजमों, नौकरों, उनके मुरीदों की तादाद से कहीं ज्यादा मुल्तान में थी। मुल्तान में आकर खड़े हो जाते और कहते कि जी आए पुरअमन एहतजाज करते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपने लीडर का नाम लेते, कहा कहते रिहा करो। यहाँ तक तो हुआ नहीं है, आप समझते हैं कि वो जाकर उसको रिप्लेस करेंगे? ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चलें, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप नज़ीर लगारी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, इम्तियाज़ गुल साहब का भी सुना और सारे सिनेरियो को भी देख रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? जो चेयरमैन पीटीआई अगर माइनस होते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, परवेज़ इलाही साहब हों, या जो भी अवेलेबल लॉट पीटीआई की रह गई है, उनमें से कोई आपको लीड करता हुआ नजर आता है? देखें, जहां तक ताल्लुक है कि पीटीआई के चेयरमैन तो खत्म हो गए ना, चेयरमैन तो अब नहीं रहे वो। अब आज तक की जो पोजीशन है उसके अंदर वो चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि वो नहीं, इस वक्त तक अब्दुल्ला भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस वक्त तक वो चेयरमैन पीटीआई हैं? नहीं, ये तो ऐसे तो मतलब इंसान बाद में सोच सकता है, लेकिन जब आप नाअहल हो जाते हैं और आपको कैद की सजा हो जाती है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स कुछ बड़े वाजे हैं, मेरे ख्याल में उनको जरा गौर से पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ा क्यों गया था? शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ दे के ही छूटे थे ना, और कुछ मकसद के लिए आए थे। क्या हमें याद नहीं है कि पंजाब की वजारत आला के लिए जब पीटीआई की हुकूमत थी उस टाइम पे उनका और जहांगीर तरीन के हवाले से क्या मामला चल रहे थे, और जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से आउट कराने वाले कौन थे? बिल्कुल। और क्या फिर वजारत उज़्मा के लिए जो है बात नहीं करते रहे बतौर वजीर खारजा? क्या दीगर ममालिक में जाके उन्होंने अपने आप को एक वजीर आजम के तौर पर पेश करने के लिए नहीं कहा? ये बातें अभी बहुत पुरानी हो गई हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई एक जमात है और जमातें एक दिन में बनती भी नहीं है और खत्म भी नहीं हुआ करती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, नज़ीर लगारी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, तीन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।